Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. This is Payal Insa. Today we are going to do the topic radial nodes, angle nodes and probability distribution curves. ये तीन टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. ठीक है, तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स होते क्या हैं, आए कहाँ से, ये सब डिस्कस करते हैं. देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स. हमने पहले जो श्रोडिंगर वेव करी थी वो करी थी इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इसकी डेरिवेशन की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखी थी. सिमिलरली ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये टर्म्स में है किसकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज ये किसके टर्म्स में है, आर थीटा एंड फाई. आर थीटा एंड फाई के टर्म्स में है ये हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब आर थीटा एंड फाई क्या है ये देखते हैं. सपोज मैंने क्या किया, ये मैंने क्या एक्सिस ड्रॉ करी. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस. हमें अगर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करते थे इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. बट अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे है एक पॉइंट, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करनी है इन एक्सिस के बीच में यहाँ पर, तो मैं कैसे करूँगी, ये एक्चुअल में है क्या पॉइंट. देखिए, हम सेंटर में क्या मानकर चलते हैं कि न्यूक्लियस है, यानी कि सपोज ये न्यूक्लियस है और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या है, रेडियई है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से. इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से. और इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियल लाइन. रेडियल लाइन यानी कि रेडियस के अलोंग, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से कितना है, उसको मैंने किससे डिनोट किया, रेडियल लाइन से इंडिकेट किया. नेक्स्ट, ये जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ, ये जो एंगल रेडियल लाइन बनाती है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा. इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा. और इसकी प्रोजेक्शन, इस रेडियल लाइन की जो प्रोजेक्शन है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, फाई. यानी कि रेडियल लाइन जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी वो क्या था, थीटा. और ये जो रेडियल लाइन की जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं. और इस फाई पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आर थीटा एंड फाई. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आर थीटा एंड फाई. तो हमने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए, इस पॉइंट के अलोंग हमने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है. बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसकी डेरिवेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जब हम इन्हें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, साई निकला. दैट इज साई इज द कंप्लीट वेव फंक्शन, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या था, एक सॉल्यूशन था, विच वॉज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन. जो किसके इक्वल था, रेडियल वेव फंक्शन के, और विच वॉज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन. दैट इज एंगुलर वेव फंक्शन. ठीक है, ये इसका मल्टीपल था. अब बात ये आती है कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है. देखिए, जो रेडियल वेव फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, कुछ इस तरह से लिखते हैं रेडियल वेव फंक्शन को. ये डिपेंड करती है, रेडियल वेव फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं. ये रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है. रेडियस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एन और एल पे भी. ये वैल्यू एन और एल जो हमारे क्वांटम नंबर है उस पर भी क्या करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है. अब ये वैल्यू एन और एल पे डिपेंड करेगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल
इक्वल्स टू आर डिपेंड अपॉन एन, एल एंड आर। रेडियल वेव फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर वेव फंक्शन की। एंगुलर जो वेव फंक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एंगुलर वेव फंक्शन को y ऑफ थीटा एंड फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, m और l पे ये वैल्यू डिपेंड करती है। मैग्नेट m और l पे, l क्वांटम नंबर्स पे ये वैल्यू डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, y ऑफ m l थीटा एंड फाई, ठीक है। y ऑफ थीटा एंड फाई को हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ m l थीटा एंड फाई। कुछ बुक्स में y की जगह भी सिग्मा लिखा होता है, वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, बट कहने का मतलब क्या है, जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, m पर डिपेंड करता है, l पर डिपेंड करता है, थीटा और फाई पर डिपेंड कर सकता है। यानी कि जो साई कंप्लीट वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रेडियल वेव फंक्शन जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगुलर वेव फंक्शन जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन एन एल आर, या फिर वाई एम एल थीटा एंड फाई। तो ये क्या है, कंप्लीट वेव फंक्शन है किसका, कंप्लीट वेव फंक्शन है किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो मल्टीपल के होता है किसका, रेडियल वेव फंक्शन का। रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करती है, एन और एल की वैल्यू पे, और ये एंगुलर वेव फंक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कहाँ होती है। क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कर रहे हैं, तो उसमें से हमारे पास कुछ टर्म्स दो टर्म्स यूज होगी, वो डिस्कस करते हैं। पहली तो क्या है, नोड्स। पहली टर्म क्या है हमारे पास, नोड्स। नोड्स होता क्या है, दैट मीन्स जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे जीरो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये नोड्स दो तरह के होते हैं, वन इज रेडियल नोड्स, वन इज व्हाट, रेडियल नोड्स, एंड अनदर इज व्हाट, एंगुलर नोड्स, अनदर इज व्हाट, एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, नोड्स हमारे पास दो तरह के हुए, एक क्या हुआ रेडियल नोड्स और एक क्या हुआ एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो रेडियल नोड्स को हम कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड किसके इक्वल है, n माइनस एल माइनस वन, और जो एंगुलर नोड है वो किसके इक्वल है, l के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन के इक्वल होती है, l के लिए एंगुलर नोड्स इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं दोनों कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, रेडियल नोड्स, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर नोड्स, ठीक है, एंगुलर नोड्स। वैल्यूज लेते हैं हम, डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। पहली वैल्यू लेते हैं किसकी, 1s के लिए। 1s के लिए रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। 1s का है तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1, 0 माइनस वन, दैट इज 0, यानी कि 1s के लिए जो रेडियल नोड क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं 2s के लिए। 2s के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 माइनस 0 माइनस वन, दैट इज 2 माइनस वन मतलब 1, दैट मीन्स 2s के लिए जो रेडियल नोड्स हैं वो कितने के इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3p, ठीक है, 3p की वैल्यू लेते हैं। 3p की वैल्यू ली तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 3, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1, ठीक है, माइनस 1, तो ये कितने के इक्वल होगा, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास जो रेडियल नोड्स हैं इन टर्म्स ऑफ द रेडियल नोड्स हैं फॉर n इज
3 के लिए कितनी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। देखते हैं नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं किसके लिए, 4p के लिए। ठीक है, 4p के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, n माइनस 4p के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, n माइनस l माइनस 1 दैट इज 4 माइनस p के लिए क्या है 1 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स जो 4p के लिए हमारे पास नोड्स आएंगी, रेडियल नोड्स, वो कितनी होंगी, 2 होंगी। अब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एंगुलर नोड्स देखते हैं। 1s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, और एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होती है, l की। तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स कितनी आएंगी, 0। 2s में भी l की वैल्यू s कितनी है, 0, तो एंगुलर नोड भी कितनी होगी, 0। 3p, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितनी होंगी, 1, क्योंकि एंगुलर नोड तो सिंपल ही है, वो l के इक्वल ही होती है। 4p के लिए, 4p के केस में l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी क्या आएंगी, एंगुलर नोड किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नोड्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को सीखने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स सीखेंगे। जनरल रूल्स क्या है वो देखिए। पहली बात कि हम किसकी वैल्यू लेते हैं, साई की। ठीक है, साई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। साई की वैल्यू हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। जैसे हम एक वेव बताते हैं, ठीक है, ये सपोज ये वेव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है और ये वेव किस में जा सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि साई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और उसके लिए जो वेव होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वेव हमेशा किस में जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये साई का क्या है, साई स्क्वायर। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक्चुअली क्या है, हम किस तरह के ग्राफ पढ़ने वाले हैं, हम 3 तरह के ग्राफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में पढ़ने वाले हैं। वो कौन से हैं, दैट इज साई वर्सेस आर। एक तो हम डिस्कस करेंगे साई वर्सेस आर की टाइप, दूसरी हम डिस्कस करने वाले हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये साई वर्सेस आर है या साई स्क्वायर वर्सेस आर है या 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर है, मतलब कहने का चाहे साई वर्सेस आर है चाहे साई स्क्वायर वर्सेस आर है, ये क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चाहे वो साई वर्सेस आर है चाहे वो साई स्क्वायर वर्सेस आर है, वो हमें क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये भी हो सकता है आर वर्सेस आर भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि मतलब यहाँ पे साई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, आर वर्सेस आर भी हो सकता है। वो किसी बुक में ये भी लिख रखा हो सकता है कि आर स्क्वायर वर्सेस आर है, या फिर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है जहाँ पे साई किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। और स्मॉल आर हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं आप तो, कि स्मॉल आर क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। इतना हम सभी को अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब जब हम इन ग्राफ्स की बात कर रहे हैं तो इन ग्राफ में हम क्या बात करते हैं कि जो साई है वो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दैट मीन्स कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और वेव किस में हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। दूसरी बात क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो जो साई स्क्वायर है, क्योंकि वो साई का स्क्वायर है, तो ये हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव में होगा तो वेव किस में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ये बात भी अपने को अब क्लियर है। ठीक है, थर्ड हम ये बात करते हैं कि देखो जब हम बात करें किसकी, एस ऑर्बिटल्स की, जब हम बात करें किसकी, एस ऑर्बिटल्स की, तो एस ऑर्बिटल्स में हम कुछ इस तरह से देखते हैं
कि ये क्या है, शेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो ये न्यूक्लियस है हमारा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि ये क्या है, साई वर्सेस आर है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या लेकर चल रहे हैं कि न्यूक्लियस है, ओरिजिन पे क्या पड़ा है, न्यूक्लियस है, तभी तो इसका डिस्टेंस आर है। तो ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह का ग्राफ यानी कि मैक्सिमम से स्टार्ट होकर के किधर जाएगा, मिनिमम की तरफ जाएगा, जब हम किसकी बात करते हैं, एस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें किसकी, पी डी एफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी डी एफ ऑर्बिटल्स में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पी की बात करूं, पी में क्या है, देखो पी की शेप को हम कुछ इस तरह से लेते हैं, पी की शेप हम कुछ इस तरह से लेते हैं, यानी कि सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत कम होती है। यहाँ पे नोड दिख रही है ना, तो मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है। यानी कि न्यूक्लियस के पास, यानी कि आर की वैल्यू जब क्या है, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है। वो बाद में बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे तो बाद में क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि टुवर्ड्स इट गोज टुवर्ड्स द मैक्सिमम। तो ये किसके लिए ग्राफ, इस तरह की कर्व किसके लिए, मतलब अगर तो हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी कर्व, मैक्सिमम टू मिनिमम, कहाँ जा रही है, मैक्सिमम टू मिनिमम जा रही है। जब हम पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो कर्व क्या जा रही है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, कहाँ जा रही है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। ये हमारे आगे ग्राफ्स, मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये हमें रूल्स हेल्प करेंगे, हम इजीली उससे बहुत इजीली हम अपने ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे अगर हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम ग्राफ लेते हैं किसका, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर का, वर्सेस हम क्या ले रहे हैं, ग्राफ आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब r की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब न्यूक्लियस के पास r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ अगर r की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म चाहे कितनी बड़ी हो बट ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमेशा स्टार्ट होगा ओरिजिन से। न्यूक्लियस के पास r की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म, जब इसमें r 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओनली एंड ओनली एस ऑर्बिटल का केस है जहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, अदरवाइज पीडीएफ का ग्राफ है या 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर का ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, मिनिमम से स्टार्ट होंगे। ये बात क्लियर है। एक नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि सपोज हम ग्राफ्स किसके ले रहे हैं, हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना मैं जितने भी मैंने ये ग्राफ है चाहे ये ग्राफ है, ये क्या है, सिग्मा वर्सेस सिग्मा स्क्वायर का ही ग्राफ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ कि सिग्मा वर्सेस सिग्मा स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं किसके लिए लेती हूँ, पीडीएफ के लिए लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, सिग्मा भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो ग्राफ है वो मिनिमम से स्टार्ट होता है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करती हूँ, तो ये इसको करेक्ट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, दैट इज सिग्मा सिग्मा स्क्वायर का ग्राफ। तो मतलब ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा।
यहाँ पे अगर सिग्मा के लिए लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्बिटल्स होंगे। पीडीएफ के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आप देख सकते हो कि पहले वो क्या है, डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस के पास उसकी डेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, फिर इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाती है। तो ये किसके लिए ग्राफ है, पी के लिए, डी के लिए, एफ ऑर्बिटल्स के लिए ये ग्राफ है। बट अगर मैं किसकी बात करूँ, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर की, बट अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर की बात करूँ तो ये ग्राफ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, तो जिसके कारण ये क्या होगा, वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी और ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, यानी कि अपने माइंड में हमें ये बात रखनी है कि पीडीएफ के लिए ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर के लिए ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों आया, क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो यहाँ आर स्क्वायर है तो वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ग्राफ किस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये बात क्लियर है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। पीडीएफ के लिए या फिर 4 पाई डी आर सिग्मा स्क्वायर के लिए ग्राफ हमेशा मिनिमम से स्टार्ट होगा। पीडीएफ के लिए हम बात करते हैं कि ग्राफ की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर के लिए ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं कि नोड्स, नोड्स का कैसे पता चलता है हमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, नोड्स की। देखो नोड्स का हमने डिस्कस किया कि नोड्स के लिए क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, ये नोड्स डिफाइन करेंगी। अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखती हूँ। किसकी बात करते हैं हम, नोड्स की बात करते हैं। नोड्स क्या होता है, दैट इज n माइनस एल माइनस 1, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नोड्स क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1 होता है। नोड्स क्या करती हैं, लेंथ ऑफ द पीक को डिटरमाइन करती हैं, लेंथ ऑफ द ग्राफ को, लेंथ ऑफ द ग्राफ को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी, ये सपोज मैंने बनाया फॉर मतलब 1 नोड के लिए मैंने क्या किया, अगर मेरे पास क्या है, एक नोड है, ठीक है, एक नोड के लिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, तो ये मैंने क्या दिखा दिया, एक नोड दिखा दी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आर है, ये सिग्मा भी हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये नोड है। हमेशा याद रखना कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ये नोड में कंसीडर नहीं होते। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नोड में कंसीडर नहीं होते, और जितनी नोड्स होंगी उससे एक प्लस पीक आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी नोड, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था कि मेरे पास कितनी नोड्स हैं, एक नोड है, तो इसकी पीक्स कितनी है, 2 पीक्स हैं। ठीक है, तो मतलब लेंथ पता चल गई ना कि अगर नोड एक है तो पीक्स कितनी आएंगी, हमारे पास 2 पीक्स आएंगी, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को हमने नोड कंसीडर नहीं करना। नोड हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ किसके लिए, मेरे पास नोड्स कितनी है, 2 हैं। ठीक है, नोड्स कितनी है मेरे पास, 2 नोड्स के लिए मैं एग्जाम्पल, इस फॉर्मूला से मेरे पास कितनी आई, 2 नोड्स आई। ठीक है, तो अब 2 नोड्स के लिए मतलब मेरे पास कितनी पीक्स होंगी, 1 प्लस पीक होती है ना, तो 2 प्लस 1 कितनी होगी, 3। मेरे पास पीक्स कितनी होगी, 3। तो मैं अगर 3 पीक्स बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 पीक्स होगी ना, तो मेरे पास ये क्या हो गई, 2 नोड्स हो गई। ये क्या होगी, 1 और 2, 1 और 2 मेरे पास क्या होगी, नोड्स होगी। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को हम कंसीडर
नहीं करते। तो इस तरह से हमें पता चलती है लेंथ ऑफ द ग्राफ कि यहाँ पे अगर 2 नोड्स हैं तो उसके लिए पीक्स कितनी आएंगी, 3 पीक्स आ गई। उन 3 पीक्स के अंदर क्या है, 2 नोड्स हैं। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम कंसीडर नहीं करते। तो ये मेन रूल्स थे जिनकी हेल्प से अब हम क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हम अभी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन मेन पॉइंट्स को मैं छोटा करके समराइज करके एक साइड लिखती हूँ ताकि जब हम कर्व बनाएं तो वो कर्व क्या हो जाए, हम इजीली उन कर्व्स को ड्रॉ कर पाएं। तो मैं ये रूल्स ब्रीफ में लिखने जा रही हूँ। दैट इज हमारे पास सिग्मा का केस होगा तो क्या हो सकती है, प्लस और माइनस हो सकती है वेव। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर का केस होगा तो वो क्या होगी, ओनली प्लस में होगी। नोड्स के लिए नोड्स क्या होंगी हमारे पास, एन माइनस एल माइनस 1 क्या होती है, नोड्स होती हैं। तो उसके लिए पीक्स क्या आएंगी, पीक्स कितनी आएगी, नोड्स में हम +1 कर दें तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, पीक्स आ जाएंगी। ठीक है, फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम एस ऑर्बिटल्स की केस लेते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए केस लेते हैं तो जो ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम जाता है। ठीक है, फिफ्थ केस हमने क्या किया था कि अगर वो पी डी एफ का केस है या फिर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का केस है, तो वहाँ पे जो ग्राफ होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा। वो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा। सिक्स्थ पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये था, फिफ्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं कि जब पीडीएफ का केस है, पीडी का केस है, तो वहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। वो ग्राफ क्या आएगा हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और सेवन्थ केस क्या है कि जब वो किसका केस है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का केस है, तो वो ग्राफ हमारा किस में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ग्राफ आएगा। तो चलिए ये 7 रूल्स मैंने लिख दिए हैं। अब इनकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाते हैं। हम केसेस ले रहे हैं, सिग्मा वर्सेस आर का एक केस ले रहे हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का एक केस ले रहे हैं। और नेक्स्ट केस क्या ले रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का केस ले रहे हैं। इन तीनों में हमने अब क्या ड्रॉ करने हैं, ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। किस किस के लिए ड्रॉ करते हैं, 1s के लिए ड्रॉ करते हैं। किस किस के लिए ड्रॉ करेंगे हम, 1s के लिए कर लेते हैं, रैंडमली उठा रहे हैं। 2s के लिए ड्रॉ कर लेते हैं और 4p के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब पहले एक बार ये भी देख लें कि 1s के केस में नोड्स कितनी आती हैं। 1s के केस में हमारे पास नोड्स कितनी आएंगी, n माइनस एल माइनस 1 रूल से। n कितना है यहाँ पे 1, l कितना है 0 माइनस 1। दैट मीन्स हमारे पास 1s के केस में नोड्स कितनी आई, 0 आई। 1s के केस में हमारे पास जो नोड्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 0 आएंगी। ठीक है, 1s के केस में हमने नोड्स डिस्कस कर ली। 1s से पहले मैं एक बार आपको 4p का एग्जाम्पल क्लियर करना चाहूँगी, उससे ना अपने को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बनाएंगे हम 1s का भी, तो 4p का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले 4p के केस में अपन नोड्स देखते हैं। नोड्स कितनी आती है, n माइनस एल माइनस 1। n क्या है यहाँ पे 4, l की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1। दैट इज 4p के केस में नोड्स हमारे पास कितनी है, 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। ये क्लियर हो गया कि 4p के केस में अपने पास नोड्स कितनी है, 2। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। 4p के केस में हमारे पास नोड्स कितनी है, 2। ठीक है, अब देखो पहले किसका ग्राफ बनाना है हमने, सिग्मा वर्सेस आर का। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सिग्मा वर्सेस आर में क्या हो सकती है, कर्व क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे नोड्स कितनी है, 2, तो पीक्स कितनी आएंगी 3, तो मतलब 1 2 3 पीक्स मैंने बना दी। सिग्मा का केस है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और ये हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्या आ गई, नोड्स आ गई। 1 और 2 हमारे पास क्या आ गई, नोड्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम किसका,
सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का। तो सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का जब हम केस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी पीक्स अपने को बनानी है, 2 नोड्स हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास पीक्स कितनी आएंगी, 3 पीक्स आएंगी, ठीक है। और ये केस किसका है, पी का। पी के लिए जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वो किस में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पी के लिए जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का कैसे होगा, 3 पीक्स बनानी है और मेरे पास वो ग्राफ कौन सा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। तो ये लो जी, मैंने बना दिया ग्राफ किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तीनों की तीनों वेव्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और ये किसके लिए है, 4p के लिए हो, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का। और इसमें नोड्स क्या है, 1 और 2। हमारे पास क्या है, 2 नोड्स है, एक इस पॉइंट पे नोड है, एक इस पॉइंट पे। नोड का मतलब क्या है, ये नोड, ये है नोड और ये है नोड, आप लोगों को विजिबल होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। नेक्स्ट है 4πr² dr। सिग्मा स्क्वायर के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया था, ग्राफ क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे नोड्स कितनी है, 2, 1 और 2 नोड्स है, 3 पीक्स हैं। और क्योंकि ये यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है तो ये ग्राफ भी किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस किसका, ये हमारे पास केस किसका हो गया कि हम 4p का हमने केस कर लिया। तीनों के अंदर सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर कर लिया, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर कर लिया, 4πr² dr सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर भी हमने ये क्या कर लिया, केस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2s के केस में। 2s में देखिए, 2s में हमारे पास नोड्स कितनी आएंगी, n-l-1। 4 हम नोड्स किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 2s के केस में। तो दैट मीन्स 2 - 0 - 1 दैट मीन्स 1। 2s के केस में अपने पास नोड्स कितनी आई, 1। तो 1 नोड के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं 1 नोड्स के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे। अपने पास नोड कितनी आनी चाहिए, 1। तो पीक कितनी आनी चाहिए, 2, 1 और 2 हमारे पास क्या आ गई, पीक्स, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास क्या है, 1 नोड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, क्योंकि हम किसका ये थोड़ा सा मुझे इस तरफ बनाना था, साई वर्सेस आर का बना रहे हैं ना। तो साई वर्सेस आर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी, 2 नोड्स, 2 पीक्स आ गई और एक हमारे पास क्या आ गई, नोड। क्योंकि यहाँ पे नोड 1 थी तो पीक क्या होगी, नोड्स प्लस 1, पीक कितनी होंगी, 2। दैट मीन्स 1 और 2 पीक्स आ गई और इनके बीच में हमारे पास ये क्या आ गई, नोड आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं किसके, सिग्मा स्क्वायर साई, है ना। ये सिग्मा वर्सेस आर का केस था। अब हम किसका कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें कितनी बनानी है, 2 पीक्स बनानी है हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इस ये जो होनी चाहिए एस का केस है ना। तो एस के केस में प्रोबेबिलिटी, एस के केस में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। देखो एस के केस में हमें ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना था, एस का केस ले रहे थे ना, तो एस के केस में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना था, मैक्सिमम में। तो आप भी ये मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से करिएगा कि एस का केस है तो ग्राफ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से। 2 पीक्स बनाएंगे, इसके बीच में क्या है हमारी एक नोड। तो ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जब एस का केस ले रहे हैं तो ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट नहीं होगा। तो जब भी आप भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा वर्सेस आर। फिर से एक मिस्टेक कर दी, क्या कि दोनों प्लस में बना दिया, है ना। तो सिग्मा वर्सेस आर के लिए ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये कर्व यहाँ जाएगी ऐसे, ये हमारे पास क्या आ गई, नोड आ गई। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो ये किसका है, सिग्मा वर्सेस आर का। सिमिलरली सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर की बात करें, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर में भी क्या होगा, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरी कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर। यहाँ पे क्या है, एक ही नोड्स है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बस हमने ये ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल के केस में सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर है तो ग्राफ कहाँ से होगा,
प्लस से स्टार्ट होगा। बट अगर चाहे एस ऑर्बिटल का केस है, चाहे पी का है, चाहे डी का है, जब आर की वैल्यू 0 हो तो 4πr² dr सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये ग्राफ चाहे एस का केस है, चाहे पी का है, चाहे डी का है, ये ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से ही स्टार्ट होगा। और इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम होगी और फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पे हमारे क्या आएगी, नोड आएगी। ठीक है, इसमें भी ये था कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिग्मा वर्सेस आर। 1s के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 1s के लिए नोड्स कितनी होती हैं, n माइनस l माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0। 1s के केस में हमारे पास क्या है, कोई भी नोड नहीं है, तो हम ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम से ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई भी नोड नहीं है 1s के केस में। ठीक है, तो ये किसका केस है, 1s का, सिग्मा वर्सेस आर। और सेम केस किसका होगा, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर का भी सेम केस होगा। बस ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम के केस में ये ग्राफ स्टार्ट होगा। बट अगर हम 4πr² dr सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो ये ग्राफ चाहे s का केस है, चाहे p का है, चाहे d का है, क्योंकि r की वैल्यू न्यूक्लियस के पास 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने कर्व्स ड्रॉ करी हैं सिग्मा वर्सेस आर के लिए, सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर के लिए, 4πr² dr सिग्मा स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। तो ये कर्व किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो, बस अगर आप लोगों को ये 7 रूल्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।